Hello friends, so today we read class 7th History and Civics, focus on History and Civics. So we start from our first chapter, Rise and Spread of Christianity, Medieval Europe. So let's start, but firstly you can like and subscribe my YouTube channel Study with Guria. So the medieval age. The term medieval is associated with the middle ages. जो टर्म मेडिवल है वो दर्शाता है मिडिल एजेस को. किसको किसको दिखाता है? मिडिल एजेस को. द मेडिवल एज इज़ द पीरियड बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न टाइम्स. जो मेडिवल एज पीरियड होता है वो एंशियंट और मॉडर्न टाइम्स के दोनों के पीरियडों के बीच में आता है, बीच का एज है. However, the term does not include exactly the same years or centuries in the history in all parts of the world. लेकिन however जो ये टर्म exactly same years और centuries नहीं हिस्ट्री में नहीं शो करता है पूरे हर पार्ट वर्ड्स के हर पार्ट में. In Asia and Europe, the medieval age extends roughly between CE 600 to about CE 1500. इन एशिया मतलब एशिया और यूरोप में मेडिवल एज CE 600 से CE 1500 तक चला. In India, the medieval period is further divided into early medieval period CE 700 to CE 1200 and late medieval period CE 1200 to CE 1750. मतलब कि हमारी इंडिया में मेडिवल पीरियड टू पार्ट्स में क्लासीफाइड हुआ. एक अर्ली मेडिवल पीरियड जो CE 700 से CE 1200 तक चला एंड वन लेट मेडिवल पीरियड दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम CE 1200 टू CE 1750. By CE 500, the Roman Empire in the West was destroyed as a result of invasions by barbarians. लेकिन CE 500 तक रोमन एम्पायर जो वेस्ट की तरफ रोमन एम्पायर था वो डिस्ट्रॉय हो गया था बिकॉज ऑफ बारबेरियंस. अब ये बारबेरियंस क्या होते हैं? बारबेरियंस वो होते हैं जो बहुत क्रूअल होते हैं, वायलेंट होते हैं और ना अनसिविलाइज्ड होते हैं. मतलब तो द ईस्टर्न रोमन एम्पायर विच वॉज फाउंडेड बिफोर CE 500 कंटिन्यूड फॉर 1000 years मोर. जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है जो CE 500 के पहले फाउंड हुआ था वो कंटिन्यू 1000 years और तक चला. वो वेस्टर्न यूरोप वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स. जो वेस्टर्न यूरोप था वो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हुआ. द मूवमेंट ऑफ रेनाइसेंस इन यूरोप इज़ ऑल्सो अ डेवलपमेंट दैट हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड. जो रेनाइसेंस मूवमेंट था यूरोप में ये भी एक डेवलपमेंट है जो इस पीरियड में हुआ था. अबाउट दिस टाइम द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया क्रम्बल्ड ड्यू टू वीक किंग्स एंड ह्यूनर इन्वेशंस. इस टाइम में अबाउट दिस टाइम गुप्ता एम्पायर थे, उन्होंने अपनी पावर लॉस कर लिया था. उनकी पावर धीरे धीरे घटती जा रही थी बिकॉज ऑफ गुप्ता एम्पायर के वीक किंग्स और ह्यूनर इन्वेशंस के वजह से. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 7th century प्रॉफिट मोहम्मद फाउंडेड इस्लाम. और कौन सी सेंचुरी में प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम फाउंड किया? 7th century. और इस्लाम के फाउंडर कौन थे? प्रॉफिट मोहम्मद. द अरब सिविलाइजेशन इन कोर्स ऑफ टाइम्स became the most advanced in the medieval world. जो अरब सिविलाइजेशन थी तो वो बहुत एडवांस्ड हो गई, बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन हो गई मेडिवल वर्ल्ड में. सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मैनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस टुक प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड के बीच में बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक और बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस ने अपनी जगह बना ली थी पूरे वर्ल्ड में. देयर वॉज अ जनरल डिक्लाइन इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड लैंड बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी. वहाँ पर एक डिक्लाइन हुआ ट्रेड एंड कॉमर्स में और जो लैंड था वो इकलौता मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म था प्रॉपर्टी का. So the political map was altered with the decline of old kingdoms and empires and the rise of new ones. जो पॉलिटिकल मैप था वो अल्टर किया गया था, वो दोबारा बनाया गया था बिकॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ ओल्ड किंगडम्स एंड एम्पायर्स
मतलब कि ओल्ड किंगडम के ख़त्म नाश होते हुए डिक्लाइन, उन्होंने अपनी पावर लूज़ कर दी थी ओल्ड किंगडम से, और नए नए एम्पायर्स खड़े हो रहे थे, राइज हो रहे थे. सो द सोशो इकोनॉमिक चेंजेस वर वेरी मार्क्ड इन वेस्टर्न यूरोप. जो सोशो इकोनॉमिक चेंजेस थे वो मार्क कहाँ किए गए थे? वेस्टर्न यूरोप में. द सिस्टम दैट डेवलप्ड फर्स्ट इन वेस्टर्न यूरोप इज in this period and later in other parts of Europe is called feudalism. जो सिस्टम डेवलप हुआ फर्स्ट वेस्टर्न यूरोप में, देन अदर पार्ट्स यूरोप में, अदर यूरोप के और अदर पार्ट्स में, उसको वो क्या था सिस्टम? फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म होता क्या है? फ्यूडलिज्म एक सिस्टम होता है इन विच एक पीजेंट मतलब एक फार्मर को लैंड रिसीव होता है, प्रोटेक्शन रिसीव होती है फ्रॉम अ लॉर्ड, मतलब कि किंग से, पर उसको उसके बदले उनके लिए लड़ना होता है. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्यूडलिज्म. द इकोनॉमिक लाइफ अंडर दिस सिस्टम वॉज predominantly rural and the main division in society was between peasants who worked on the land and the feudal lords who either got a share of the peasants' produce or had peasants to work on their lands without any payment. इकोनॉमिक लाइफ इस सिस्टम के कैसे हो गई थी? रूरल हो गई थी, मतलब कि और यहाँ पर सोसाइटी में बहुत डिविजन्स होने लगे. जो पीजेंट्स थे उनको लैंड रिसीव होता था और वो लैंड में वर्क करते थे, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे मतलब जो किंग्स होते थे उनको शेयर चाहिए था जो पीजेंट्स ने प्रोड्यूस किया, मतलब जो फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया खेती बाड़ी में जो भी प्रोड्यूस किया है उसका पार्ट, उसमें पार्ट चाहिए था, या फिर वो जो पीजेंट्स यानी फार्मर्स हैं वो उनके लैंड में बिना पेमेंट के, बिना मनी के काम करें. सो मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस वॉज कंज्यूम्ड लोकली. तो इस तरह से बहुत सारा प्रोड्यूस जो कि फार्मर प्रोड्यूस करते थे उसमें बहुत सारा पार्ट कंज्यूम हो जाता था टू द लॉर्ड, मतलब कि लॉर्ड कंज्यूम कर लेते थे बहुत सारा पार्ट जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे उसमें उनका बहुत सारा पार्ट वो कंज्यूम कर लेते थे. टाउन्स एंड ट्रेड प्लेड वेरी लिटिल रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल. जो व्यापार और शहर, टाउन्स, कस्बा, वो बहुत छोटा रोल, बहुत थोड़ा सा रोल होता था उनकी लाइफ में, उस टाइम के पीपल की लाइफ में. In other parts of the world, the changes that took place in the social and economic life of the people were not so marked. पर वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में जो चेंजेस थे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के पीपल में वो मार्क नहीं किए गए थे. फॉर एग्जाम्पल इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द ट्रेड एंड टाउन्स डिड नॉट डिक्लाइन एज दे डिड इन यूरोप. मतलब कि कुछ पार्ट्स में ट्रेड, कुछ वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में ट्रेड एंड मतलब कि व्यापार और टाउन्स जो डिक्लाइन हो गया था यूरोप में वो नहीं हुआ था वहाँ पर. सिमिलरली द इंस्टीट्यूशंस दैट डेवलप्ड इन यूरोप अंडर फ्यूडलिज्म डिड नॉट जनरली एग्जिस्ट एल्सवेयर. मतलब कि जो फ्यूडलिज्म यूरोप में डेवलप्ड हुआ वो और कहीं एग्जिस्ट नहीं हुआ और कहीं नहीं चला. However, in spite of differences in the specific institutions, there were many similarities. The exploitation of the peasantry was the main feature of the social and economic system everywhere. मतलब कि जो differences थे specific institutions में वो उनमें बहुत सारी similarities थी. The exploitation of the peasantry was the main feature of the social and economic system everywhere. मतलब कि जो peasantry जो feudalism system था और ये जब चलता था ये main features थे social economic system के हर जगह. In some societies such as Western Europe, it took the form of serfdom. मतलब कि जैसे कि कुछ सोसाइटीज़ में जैसे कि वेस्टर्न यूरोप, एग्जाम्पल वेस्टर्न यूरोप, उन्होंने वहाँ पर उसने सर्फडॉम की तरह फॉर्म कर लिया. इन अदर सच एज इन इंडिया द जमींदार्स एंड द नोबिलिटी टुक अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस थ्रू द स्टेटस ऑफ द इंडियन पीजेंट्स वॉज नॉट दैट ऑफ सर्फ. मतलब कि जैसे यूरोप में फ्यूडलिज्म चलता था वैसे इंडिया में जमींदार बहुत सारा पोर्शन जो पीजेंट्स प्रोड्यूस करते थे, फार्मर्स प्रोड्यूस कर लेते थे,
जमींदार जो पीजेंट्स प्रोड्यूस करते थे उसका बहुत लार्ज पोर्शन ले लेते थे। जैसे कि यहाँ पर यूरोप में वो किंग्स ले लेते थे बहुत बड़ा पोर्शंस बिकॉज ऑफ फिजलिज्म। यहाँ पर ज़मींदार ले लेते थे क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा सा स्टेटस था। और इंडियन पीजेंट्स वॉज नॉट दैट ऑफ अ सर्फ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्फ? डेट यू नो? मतलब कि सर्फ का मीनिंग होता है मतलब कि एक फार्मर यानी पीजेंट वो अपने लॉर्ड के स्टेट में बंधा हुआ है, वो उसकी परमिशन के बिना लीव नहीं हो सकता, मतलब जा नहीं सकता। रोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैलेस्टाइन, द सीज ऑफ जेरूसलम 63 BCE occurred during Pompey the Great's campaigns in the east। मतलब कि सीज का मीनिंग क्या होता है? मतलब सीज का मीनिंग होता है एक सिचुएशन जिसमें एक आर्मी एक पैलेस या फिर फोर्ट को वो सरेंडर कर लेती, सराउंड कर लेती, मतलब उसके अगल बगल घेरा बना लेती है बिकॉज इन ऑर्डर टू फोर्स द एनिमी टू सरेंडर, बिकॉज ताकि वो एनिमी सरेंडर कर दे। ऐसा ही जेरूसलम को भी सीज़ किया गया, मतलब ये आर्मी जेरूसलम के अगल बगल हो गया होगा, सराउंड कर लिया होगा, अगल बगल होगा। हाँ, और उनको फोर्स किया होगा एनिमीज़ को ताकि वो सरेंडर कर ले। और कहाँ कब हुआ था? ऑकर ड्यूरिंग पॉम्पी द ग्रेट कैम्पेन्स इन द ईस्ट। ये पॉम्पी द ग्रेट कैम्पेन्स इन द ईस्ट में ऑकर हुआ था मतलब His conquest of Jerusalem, Palestine spelled the end of Jews' independence as Judea became a part of the Roman Empire। मतलब कि जो जेरूसलम कॉन्क्वेस्ट हुआ था वो उसने ज्यूस इंडिपेंडेंस मतलब ज्यूस की आज़ादी को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि बिकॉज जो जूडिया था वो उनका पार्ट बन गया था रोमन एम्पायर का। The siege continued for 3 months, resulting in the death of 12,000 Jews, while only a dozen Roman troops were killed। मतलब सीज हुआ, लड़ाई हुई तो कम से कम 12,000 Jews मारे गए, लेकिन रोमन ट्रूप्स के केवल 1 डज़न भर रोमन ट्रूप्स मारे गए थे। Advent of Christianity, so the spread of 2 important religions during this period had important and far-reaching consequences। मतलब कि इस टाइम में 2 इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स स्प्रेड हुए। 2 इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स क्या हुए? स्प्रेड हुए इस पीरियड में। दे शेप द पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द पीरियड। उन्होंने पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पीरियड में शेप ले लिया था, जगह बना ली थी। दीज रिलीजन्स वर क्रिस्टियनिटी, इस्लाम। मतलब कौन से वो 2 रिलीजन थे जो स्प्रेड हुए इस पीरियड में? वो थे क्रिस्टियनिटी एंड इस्लाम। Christianity was founded by Jesus Christ and his followers are called Christians। Christianity किसने फाउंड की? जीसस क्राइस्ट ने, और उनके फॉलोअर्स को क्या कहलाते थे? क्रिश्चियंस। अब चलिए जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ते हैं। जीसस क्राइस्ट was born in Bethlehem, a small village of Jerusalem। जीसस क्राइस्ट बेथलम एक छोटा सा विलेज जेरूसलम के उसमें पैदा हुए थे। कहाँ बॉर्न हुए थे? बेथलम में, छोटा सा विलेज था जेरूसलम में। His father Joseph and mother Mary were Jews। उनके फादर जोसेफ और उनकी मदर मैरी वो दोनों ज्यूस थे, मतलब कि जुडाइज्म के फॉलोअर्स। जीसस वॉज बॉर्न इन अबाउट 4 BC। जीसस कब बॉर्न हुए थे? 4 BCE में। इट इज़ सैड दैट एन एंजल विजिटेड मैरी द मदर ऑफ जीसस बिफोर हिज बर्थ एंड टोल्ड हर शी वॉज ब्लेस्ड एंड हर सन वुड बी ब्लेस्ड टू। ऐसा कहा जाता है कि जीसस के होने से पहले एक एंजल मतलब कि परी मैरी के पास विजिट हुई आई, जो जीसस की मदर थी उसके होने से पहले बिफोर हिज बर्थ, और उन्होंने ब्लेस करा अपना सन उनको। और जीसस स्पेंट हिज अर्ली लाइफ एज अ कारपेंटर। जीसस ने अपनी अर्ली लाइफ किस रूप में स्पेंड की? एज अ कारपेंटर। बट एट द एज ऑफ 30 ही वेंट अबाउट प्रीचिंग हिज मैसेज। पर 30 के होते होते वो चल दिए अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाने, स्प्रेड करने। ही स्पोक इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड सून हैज अ लार्ज फॉलोइंग। जीसस जो थे वो सिंपल लैंग्वेज में बात करते थे, साधारण भाषा में, और उनके जल्द ही बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए थे। ही ऑल्सो केम टू बी नोन एज द ग्रेट हीलर।
उनको ग्रेट हीलर भी कहते थे। अब अच्छा बताइए हीलर क्या होता है? someone who is believed to be able to cure people of diseases, pain and suffering। मतलब कि जो लोग मानते हैं कि वो पीपल के डिजीज़, पेन और सफरिंग का क्योर कर सकता है, उसको मतलब सही कर सकता है। His simple life, magnetic personality and outstanding love and compassion for all drew large numbers of people around him। मतलब कि उनकी सिंपल लाइफ, उनकी साधारण लाइफ, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, मतलब कि उनकी बहुत चुंबकीय पर्सनैलिटी, उनसे बहुत जल्दी सब लोग अट्रैक्ट हो जाते थे। और उनका आउटस्टैंडिंग लव और कंपैशन मीन्स क्या होता है? फीलिंग ऑफ सिंपैथी की फीलिंग। और उनके लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल उनके अराउंड घूमते थे, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए थे। जीसस एम्फेसाइज्ड एज वन गॉड एंड गेव इमेंस इम्पॉर्टेंस टू लव, ब्रदरहुड एंड कंपैशन। जीसस मानते थे केवल एक गॉड है, हम सबका एक गॉड है, और वो लव और ब्रदरहुड, लव को इम्पोर्टेंस देते थे, और ब्रदरहुड यानी भाईचारा, और कंपैशन अभी मैंने आपको बताया मतलब फीलिंग ऑफ सिंपैथी। He fearlessly criticized all harmful activities and evils। वो fearlessly बिना डरे बिना डरे हुए हर हार्मफुल एक्टिविटीज़ और इविल्स का सामना करते थे। This made the rich and powerful among the Romans his enemy। इसी वजह से जीसस क्राइस्ट रोमन के सामने बहुत बड़े, पावरफुल और रिच हुए उनके एनिमी के सामने, मतलब कि बहुत पावरफुल। दे कंप्लेन टू Pontius Pilate, the Roman governor of Palestine, accusing Jesus of calling himself the king of Jesus। मतलब कि जो रोमन एम्पायर्स के लोग थे उनको लगा कि जीसस बहुत रिच और पावरफुल है, और वो अपने आप को किंग कहने लगे ज्यूस रिलीजन का। और इसी वजह से उन्होंने कंप्लेन किया पॉन्टियस पायलट से, जो उस टाइम के रोमन गवर्नर थे पैलेस्टाइन के। एंड थस encouraging people to rebel against Roman rulers, Jesus was arrested and crucified। इसी वजह से जीसस अरेस्ट हुए और क्रूसीफाइड हुए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रूसीफाइड? किल्ड बाय फास्टनिंग टू अ क्रॉस। उनको बताया नहीं जाता कि क्रॉस में टांग करके मार दिया गया था, उसी को क्रूसीफाइड कहते हैं। द क्रॉस बिकेम अ सैक्रेड सिंबल ऑफ द क्रिश्चियंस। जो क्रॉस था अब वह बहुत पवित्र सिंबल माना गया, बहुत अच्छा सिंबल माना गया क्रिश्चियंस में। So the Christians believe that Jesus Christ rose from the dead on the third day after the crucifixion। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जैसे जो क्रिश्चियंस मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट थे वो तीसरे दिन मरे क्रूसिफिकेशन के बाद, मतलब कि उनको क्रॉस में टांगने के तीसरे दिन बाद वो मरे। और and this is known as the resurrection, and Easter is celebrated every year in the memory of this event। इसी वजह से रिजरेक्शन और ईस्टर सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर इस इवेंट की मेमोरी में। गुड फ्राइडे इज़ द डे ऑन विच जीसस इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन क्रूसीफाइड। और माना जाता है कि गुड फ्राइडे के दिन जीसस को क्रूसीफाइड किया गया था। क्रिसमस सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। क्रिसमस सेलिब्रेट करता है जिस दिन क्राइस्ट बर्थ हुए थे, उस दिन को क्रिसमस की तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। Christians believe that Jesus was the son of the God who died a painful death on the cross to save mankind from sin। मतलब कि क्रिश्चियंस मानते हैं, बिलीव करते हैं कि जीसस गॉड के बेटे थे और उन्हें वो एक पेनफुल डेथ मरे कि सेव करने के लिए इंसानियत को बुराई से। और इसका हम लोग पार्ट टू पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आप इसका पार्ट 2 चैप्टर का ज़रूर देखिएगा, एंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।